अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। तो इंशाल्लाह आज हम हेल्थ रिसर्च सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हेल्थ सिस्टम रिसर्च जो है ना वो क्या चीज़ है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। एक सिस्टम रिसर्च सिस्टम इन द पब्लिक हेल्थ क्यों होना ज़रूरी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बेसिक डिफिनीशन की तरफ आएंगे कि बेसिक डिफिनीशन इसकी क्या है और फिर उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मेन बात करेंगे। असल में हेल्थ रिसर्च सिस्टम क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि अगर हम इसकी डिफिनीशन को देख लेना तो इसकी डिफिनीशन में ये हमें क्या कह रहा है। डिफिनीशन में ये कह रहा है कि इट इज़ द सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन एंड इवॉल्वेशन ऑफ द फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद इन द हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स। क्या मतलब है इसका? सिंपल मैं अगर आपको बताऊं, ये हमारे पास रिसर्च सिस्टम है और रिसर्च सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन होती है और इवॉल्वेशन होती है। किस चीज़ की इवॉल्वेशन और इन्वेस्टिगेशन होती है? जो काम असल में हो रहा है, जो फंक्शन हो रही है और जो डेवलपमेंट हो रही है इन दी हेल्थ सर्विसेज, तो इसको हम कहते हैं हेल्थ सिस्टम रिसर्च। मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जांपल एक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है ना वो परफॉर्म हो रही है, वो जो है ना प्रोवाइड हो रही है, तो मैं देखूंगा कि इसकी फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट कैसी है। जो हेल्थ सर्विस आप प्रोवाइड कर रही है इसमें कोई जो है ना मतलब वो फंक्शन कर रही है, उसका फ़ायदा है कि नहीं है, कितना फ़ायदा होगा, ये सारा कुछ देखना ये हमारे पास रिसर्च टीम का काम होता है। तो उस हेल्थ सर्विस की डेवलपमेंट और फंक्शनिंग को देखना ये हमारे पास किस चीज़ का काम, ये कौन सी टीम का काम है? ये हमारे पास हेल्थ सिस्टम रिसर्च का काम होता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ। तो इम्पोर्टेंस में हमारे पास क्या है, अगर आप देख लें हमारे पास रिसर्च सिस्टम क्यों ज़रूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रिसर्च सिस्टम ना हो तो नुकसान क्या होगा। तो अगर मैं सिंपल अल्फाज में आप लोगों को बताऊं कि अगर आप डेवलपमेंट और फंक्शनिंग की जो है ना रेगुलेशन के बारे में चेकआउट नहीं करेंगे तो ये काम जो है ना वो तरक्की नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं जाएगा, वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा, वो उस मतलब उसमें डेवलपमेंट नहीं आएगी। टाइम टू टाइम अगर आप उसको चेकआउट नहीं करेंगे तो उसमें फ़ायदा और ज़्यादा नहीं होगा, वो एक स्पेसिफिक लेवल पे अटका रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर हम यहाँ पे देख ले, फर्स्ट क्या कह रहा है कि इट इज़ द एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर ऑल लेवल ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी. It is also essential in the establishment of the priorities and for the determining health policies. It can lead to better understanding of health problems or more rational policy and program planning. It provides more effective use of available resources and adjustment of the health policy to meet complex changing situation. क्या मतलब है इसका? सिंपल अगर मैं आपको इस चीज़ का खुलासा बताऊँ ना, इसमें तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ऑल लेवल्स पे आपने देखना होता है कि हेल्थ केयर डिलीवरी कैसी हो रही है और हमने किस तरह से प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेसिफिक एरिया है पेशावर, ठीक है, तो उसकी जो डेमोग्राफिक्स है वो चेंज है। और अगर दूसरे मैं यहाँ पे बात बताऊँ चारसद्दा की, ठीक है, तो उसकी डेमोग्राफिक्स अलग है। अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँ पिंडी की, तो उसकी डेमोग्राफिक्स अलग है। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो है ना लेवल्स अलग अलग होते हैं। ठीक हो गई बात? तो हर लेवल पे अच्छी हेल्थ केयर डिलीवरी को जो है ना एसेंशियल बनाना, ये हमारे पास रिसर्च टीम का काम होता है कि वो फाइंड आउट करे कि हमने किस लेवल पे किस तरह की जो है ना हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड करनी है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरी यहाँ पे इट इज़ आल्सो एसेंशियल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज एंड डिटरमिनिंग द हेल्थ पॉलिसीज़। मतलब क्या है कि हेल्थ पॉलिसी जो आपने बनाई हुई है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रायोरिटीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो काम इम्पोर्टेंट है, उसको इस्टेब्लिश करना भी हमारे पास रिसर्च टीम का काम होता है कि अगर आपने हेल्थ पॉलिसी बनाई है तो उसको हम किस तरह से जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या ये इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी। तो ये सारा कुछ देखना भी हमारे पास रिसर्च टीम का काम होता है। अच्छा, अब रिसर्च टीम का ये तो फ़ायदे हमारे पास हो गए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कौन से फ़ायदे हो सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब आप एक चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, एक एरिया के बारे में, फॉर एग्जांपल आप पेशावर में जो है ना रिसर्च आउट कर रहे हैं कि रिलेटेड टू द स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च टीम का होना बहुत ज़रूरी है। एंड मोर रैशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम प्लानिंग, आप पहले उस रिसर्च के ज़रिए हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद
उसके लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे और प्रोग्राम प्लानिंग बनाएंगे कि ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें, उसको ट्रीट कर सकें। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इट प्रोवाइड्स मोर इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एडजस्टमेंट ऑफ हेल्थ पॉलिसी टू मीट कम्प्लेक्स एंड चेंजिंग सिचुएशन। क्या मतलब है कि आपके पास अगर रिसर्च टीम होगा, आपके पास डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा, तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप क्या करेंगे, उस जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, और जो हेल्थ पॉलिसी है आप एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी बना लेंगे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप हेल्थ पॉलिसी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपको एक डिज़ीज़ का पता ही नहीं है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप किस तरह से पॉलिसी बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो पॉलिसी बनाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं, इट इज़ कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स विद द प्लानिंग, मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज एंड देयर इवॉल्यूशन। अब ये सिर्फ और सिर्फ हमने तो पब्लिक सर्विस एरिया की बात की ना, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशनल बेस पे भी जो है ना इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं उसमें हमारे पास अगर प्लानिंग करना है, मैनेजमेंट करना है, फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए रिसर्च टीम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिसर्च टीम नहीं होगी तो फिर मसले आएंगे। क्लियर हो गई बात? और रिसर्च टीम क्या करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको एनालाइज करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और फिर उसके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स की तरफ। तो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में हमारे पास क्या है, देयर आर टू बेसिक एपिडेमियोलॉजिकल मेथड फॉर अंडरटेकिंग वर्क। आपने इस काम के लिए दो जो है ना मेथड्स इस्तेमाल करने हैं, दो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स इस्तेमाल करने हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी और दूसरा है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी किस चीज़ को हम कहते हैं कि इन दिस मेथड देयर इज ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ थिंग्स एज दे आर। सो it observational studies are undertaken and it is divided into three categories: the study of incidence of a disease, the study of prevalence of a disease, and the use of group of case and um, uh, countries to study to natural history of a disease and its management। अच्छा, ये एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल में फ़र्क क्या है। ऑब्जर्वेशनल में हम ये काम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं, किस चीज़ को, उस पॉपुलेशन को जिसके ऊपर हम रिसर्च आउट कर रहे हैं। क्लियर है? मतलब यहाँ पे अगर हम देख ले, इस मेथड में हमने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन का क्या मतलब है कि हम उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम क्वांटिफाई करते हैं। क्लियर? सो हमने ऑब्जर्व करना है, एक चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंसिडेंस ऑफ ए डिज़ीज़ को ऑब्जर्व करना। इंसिडेंस का क्या मतलब है कि जितनी और डिजीज़ हमारे पास कितनी आ रही है, तो हम क्वांटिफिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेवलेंस ऑफ ए डिज़ीज़, कितनी डिज़ीज़ हमारे पास जो है ना वो डिज़ीज़ इन्वायरमेंट में या कोई एरिया में प्रेजेंट है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा द यूज़ ऑफ ग्रुप ऑफ केस एंड कंट्रोल्स टू स्टडी। अच्छा, एक है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप, एक है हमारे पास केस ग्रुप। इसको मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक हमारे पास है इंसिडेंस, दूसरा है प्रेवलेंस। इंसिडेंस का क्या मतलब है कि न्यू केसेस का आना। प्रेवलेंस का क्या मतलब है कि ऑलरेडी वो केसेस जो हमारे पास सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक है हमारे पास केस ग्रुप और दूसरा है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप। जब भी हम क्वांटिफिकेशन या कोई मतलब एपिडेमियोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम दो ग्रुप्स देखते हैं, एक है केस ग्रुप, दूसरा है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप। केस ग्रुप हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास डिजीज़ प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो डिजीज़ फ्री नहीं होते, और कंट्रोल ग्रुप हमारे पास डिजीज़ फ्री होते हैं, डिजीज़ फ्री, जिसमें हमारे पास डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होती। तो हम कंपैरिजन बिटवीन द केस ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप करते हैं, सिंपल। क्लियर? अच्छा, सो द यूज़ ऑफ ग्रुप ऑफ केस एंड कंट्रोल टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ए डिजीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट। हम दोनों को देखते हैं और फिर उसके बेस पे हम कंपैरिजन करते हैं, फिर उसकी हिस्ट्री ऑफ ए डिजीज़ लेते हैं और फिर उसको मैनेजमेंट करने के लिए उसके लिए प्लान बनाते हैं। क्लियर हो गई बात? ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल की तरफ। सो इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स
One of these subgroup is submitted as an untreated control and other is submitted to procedures, drugs, vaccine and और अदर मेथड्स फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन। क्या मतलब है, एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, दो ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास कौन से, यहाँ पे आप देख ले, एक है हमारे पास अनट्रीटेड कंट्रोल ग्रुप। ये वही बात है कि मतलब कंट्रोल ग्रुप है, उसको हमने कोई जो है ना इंटरवेंशन उसमें नहीं की, ये अनट्रीटेड है, मतलब इसमें कोई डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है। और दूसरा जो हमारे पास ग्रुप होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, वो है केस ग्रुप, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ड्रग भी इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम वैक्सीन भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसमें हम इन्वेस्टिगेशन भी इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। तो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में हम पॉपुलेशन को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है हमारे पास अनट्रीटेड कंट्रोल ग्रुप और दूसरा है हमारे पास केस ग्रुप। अनट्रीटेड कंट्रोल ग्रुप में हम कुछ भी नहीं करते और जो केस ग्रुप होती है उसमें हम ड्रग, वैक्सीन, प्रोसीजर्स, जितने भी जो है ना इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स हैं वो सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये रिसर्च टीम दो चीज़ें इस्तेमाल करती है, एक ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी और दूसरा एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, अब आ जाते हैं डिजीज़ स्क्रीनिंग की तरफ। अच्छा, डिजीज़ स्क्रीनिंग ये अभी रिसर्च टीम का काम होता है कि अगर जब आप रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए जो आपकी रिसर्च को आपकी रिसर्च की क्वालिटी को अच्छा करें, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई कहे कि आपकी जो रिसर्च है इसकी जो है ना सेंसिटिविटी क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है, तो आप उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, डिजीज़ स्क्रीनिंग का क्या मतलब है कि इट इज़ द प्रिजेंटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ आर डिफेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड अदर प्रोसीजर। अच्छा, सिंपल अगर हम इसकी नाम को देख ले, इसका क्या मतलब है, डिजीज़ स्क्रीनिंग, एक डिज़ीज़ के बारे में आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अभी आपको वो रिकग्नाइज नहीं है, फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके पास आ गया है, वो आपको अपने साइन एंड सिम्टम्स बता रहा है, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स बता रहा है, ठीक है। वो आपको कह रहा है कि मुझे जो है ना चेस्ट में दर्द हो रहा है, मुझे कफिंग आ रही है, स्नीजिंग आ रही है, तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको कहेंगे कि आप जाएं और चेस्ट एक्सरे करा ली। क्यों? क्योंकि कफिंग हो रही है तो चेस्ट में कुछ मसला तो होगा ना। तो ये अभी ये चेस्ट एक्सरे आपने क्या कर दिया है, ये है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन मेथड, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज, क्लियर, और डिफेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट, examination and other procedure which can be applied rapidly to sort out apparently healthy person who probably have the disease from those who probably do not। क्या मतलब है इसका कि वो एक बंदा है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया है, वो आपको कुछ जो है ना वो बता रहे हैं, तो अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ को हम मालूम करने के लिए या कोई एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट करेंगे या एग्जामिनेशन या प्रोसीजर करेंगे, ठीक है, या कोई टेस्ट की वजह से, एग्जामिनेशन या प्रोसीजर की वजह से अगर कोई डिफेक्ट आ गई है तो उसको हम स्क्रीन करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको हम डिजीज़ स्क्रीनिंग कहते हैं। क्लियर। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी ए डायग्नोस्टिक। अब स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता। क्लियर होगी बात, इसमें हमारे पास फ़र्क है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ना वो हमारे पास जो है ना, जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ना कि जो चेस्ट एक्सरे है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसमें आप जो है ना मालूम करते हैं कि हमारे पास चेस्ट इन्फेक्शन हो गई है कि नहीं हुई, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास मुख्तलिफ होती है। क्लियर। अच्छा, गुड स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी इनएक्सपेंसिव, एक्यूरेट और रिलायबल। स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास क्या होता है कि जो वो इनएक्सपेंसिव होगा, एक्यूरेट होगा और रिलायबल होगा। क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं सेंसिटिविटी की तरफ। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु ट्रूली हैव द डिजीज़। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि आपने जो टेस्ट परफॉर्म किया है वो करेक्ट हो और वो आइडेंटिफाई करे किस चीज़ को, उस चीज़ को, या हु ट्रूली हैव द डिजीज़, जिसमें हमारे पास डिजीज़ प्रेजेंट हो। उस मतलब सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर आपकी सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट बहुत ज़्यादा है तो मतलब ये है कि आप जो है ना क्या कर रहे हैं, करेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सिंपली सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि वो एबिलिटी जिसमें आप करेक्टली आइडेंटिफाई करें किस चीज़ को,
उन लोगों को जिसको जो है ना डिजीज़ हो गई। क्लियर? अच्छा, स्पेसिफिसिटी क्या चीज़ है? सो इट इज़ द एबिलिटी, ये हमारे पास वो एबिलिटी है ऑफ ए टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई हु ट्रूली डू नॉट हैव ए डिजीज़। मतलब सेंसिटिविटी में हम देखते हैं जिसको हमारे पास डिजीज़ हो गई है, और स्पेसिफिसिटी में हम देखते हैं कि जिसको डिजीज़ नहीं है। क्लियर है? तो सेंसिटिविटी में डिजीज़ को फाइंड आउट करना होता है, और स्पेसिफिसिटी में उन लोगों को फाइंड आउट करना है जिसमें डिजीज़ नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ये सिंपल कुछ डिफिनेशंस है, उसको याद कर लिया था। अच्छा, अब आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ ए डिजीज़ एपिडेमिक। आप अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे आप देख लें कि कोई डिज़ीज़ ऐसी हो गई है कि वो एपिडेमिक है, ठीक है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में एक डिज़ीज़ जो है ना वो जो है ना फैल गई है, एक स्पेसिफिक एरिया में जो है ना वो फैल गई है, तो हम उसको फिर किस तरह से जो है ना कंट्रोल करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देख लें, यहाँ पे कुछ बेसिक जो है ना वो टर्म्स दिए गए हैं, कुछ बेसिक जो है ना तरीके दिए गए हैं। तो इसको आप जो है ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोविड-19 की बात करूँ तो कोविड-19 में भी ये सारा कुछ इस्तेमाल होता था, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया जो है ना वो क्लियर हो जाए। अच्छा, सो कंट्रोल ऑफ ए डिज़ीज़ एपिडेमिक सॉरी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है कि जब भी आपको पता चले कि डिज़ीज़ एपिडेमिक की तरफ जा रही है, तो आपने क्या करना होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए नोटिफिकेशन करना होता है। और उस नोटिफिकेशन में आपने क्या करना है कि इट मीन्स दैट द इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ एवरी केस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ टू द हेल्थ ऑफिसर एंड सैनिटरी अथॉरिटीज़। This enabled the health authorities to take immediate measures of preventing the further spread of a disease by isolating the patient, disinfecting his discharges and by immunizing the contacts। क्या मतलब है? नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई एपिडेमिक यहाँ पे हो जाए, क्लियर, तो जितने भी इन्फेक्टिव डिजीज़ आ रही है उसको हेल्थ ऑफिसर के साथ जो है ना शेयर करना होता है। जितने भी केसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ आ रही हैं उसको आपने हेल्थ ऑफिसर के साथ शेयर करना होता है, और जितने भी सैनिटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ शेयर करना होता है। क्लियर? इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो हेल्थ अथॉरिटीज़ होती हैं वो उन केसेस को देख के क्या करेंगी, इमीडिएट मेजर्स लेंगी, और वो इमीडिएट मेजर्स किस चीज़ के लिए होंगे? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फर्दर स्प्रेड ऑफ अ डिजीज़। ठीक है, मतलब फर्दर स्प्रेड के लिए वो कोई अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे कि हम किस तरह से इस स्प्रेड को जो है ना कम कर सकें। तो उस केसेस को आपने जो है ना क्या करना होता है, उनके साथ शेयर करना होता है कि फॉर एग्जांपल डे 1 पे हमारे पास क्या हो गए हैं, 100 केसेस आ गए। ठीक है, अब डे 2 पे हमारे पास क्या है, डे 2 पे हमारे पास 150 केसेस आ गए हैं। तो ये नंबर जो है ना ये आपने उनके साथ शेयर करना होता है। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस। सो अर्ली डायग्नोसिस, द फिजिशियन हु टेक केयर ऑफ द पेशेंट मेक ए टेंटेटिव डायग्नोसिस एंड एडवाइजेज आइसोलेशन मेजर्स। He reports the case to the health authorities and it is the responsibility of the health department to furnish the physician with remote and reliable diagnosis। क्या मतलब है कि अर्ली डायग्नोसिस, फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ आ गई है तो आपने स्पेसिफिक डायग्नोसिस बनाने होते हैं, स्पेसिफिक डायग्नोसिस। और वो स्पेसिफिक डायग्नोसिस का क्या मतलब है? स्पेसिफिक डायग्नोसिस का मतलब ये है कि आपने उस बंदे को इतना जो है ना हॉस्पिटल में घुमाना नहीं है, उसके लिए आपने स्पेसिफिक डायग्नोसिस रखनी है ताकि वो आइसोलेट रहे और लोगों से वो आइसोलेट रहे। फॉर एग्जांपल आप उसको कहें कि आप जाएँ ब्लड टेस्ट भी करें, ठीक है, आप जाए जो है ना चेस्ट एक्सरे भी करें। तो अगर आप ये चीज़ें उनके लिए उसकी डायग्नोसिस में आ रही हैं तो उसको जो है ना आपने आइसोलेट करना होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाना होता है। क्योंकि अगर आप और लोगों के साथ जहाँ में फॉर एग्जांपल आप एक ब्लड टेस्ट के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट की, तो वहाँ पे तो नॉर्मल लोग भी आए होंगे ना, उनको वो डिज़ीज़ नहीं होगी, तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे ये स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए फिजिशियन ने क्या करना होता है, टेंटेटिव डायग्नोसिस करने होते हैं और एडवाइजेज आइसोलेशन मेजर्स देने होते हैं, और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को बताना होता है कि अच्छा इस तरह से जो है ना ये हमारे पास डायग्नोसिस है, इसके ज़रिए जो है ना हम ये कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आइसोलेशन मेजर्स की बात कर लेते हैं। तो आइसोलेशन क्वारंटीन ये तो आप लोगों ने आजकल बहुत सुना होगा कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। तो आइसोलेशन का क्या मतलब है कि इट इज़ द सेपरेशन ऑफ ए पर्सन
suffering from a communicable disease from the rest of the family to prevent the transmission from the sick to the healthy। क्या मतलब है इसका? आइसोलेशन का मतलब है एक वो बंदा जिसको एक कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई है उसको बाकी फैमिली से, बाकी लोगों से आइसोलेट करना ताकि वो डिज़ीज़ औरों को ट्रांसफ़र ना हो, इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। अच्छा, the source of an infectious disease is always a human being or an animal. In case of spread of a disease from animal to man, it may be possible to control these are destroyed by the infected animals. Rabies has been eliminated by the procedure from the Western countries. All the infected clothing and utensils must be disinfected before removal of the sick room. Excreta and other discharges from the body and food remains should be carefully disinfected and finally buried or burned। क्या मतलब है इसका? कि आइसोलेशन में हमारे पास एक बंदे को आइसोलेट करना, उसको अकेले रखना, क्लियर है, इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। कभी कभार सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो हमारे पास है ना, वो क्या होता है? ह्यूमन बीइंग होता है और एनिमल्स होते हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जब रेबीज़ हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ था तो उन्होंने क्या किया था कि जितने भी हमारे पास एनिमल्स थे जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ लग गई होती थी तो वो उनको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते। ठीक है, मतलब उस उनको ख़त्म कर देते ताकि वो एनिमल जो है ना वो ख़त्म हो जाए, तो ताकि वो डिज़ीज़ और ट्रांसफ़र ना हो। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ना एक आइसोलेशन रूम में रह रहे हैं और आप ठीक हो गए हैं, अब आपने उसको जो है ना क्या करना है? लीव आउट करना है। ठीक है, तो जितने भी इन्फेक्टेड क्लॉटिंग्स है, यूटेंसिल्स है, या कोई जो है ना एक्सक्रीटा है या अदर कोई डिस्चार्ज वगैरह है, तो उसको जो है ना आपने डिसइंफेक्ट करना है। जितनी भी हेल्थ टीम होती है, सैनिटरी टीम, क्लियर हो गई बात? तो उन्होंने क्या करना होता है? उसको जो है ना क्लियर करना होता है, उसको अच्छी तरह से जो है ना डिसइंफेक्ट करना होता है। क्लियर? अच्छा, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइसोलेशन। अच्छा क्वारंटीन क्या चीज़ है? सो क्वारंटीन मीन्स आइसोलेशन ऑफ ए पर्सन एक्सपोज टू इन्फेक्शन फॉर एटलीस्ट द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड फॉर ऑफ ए डिसीज़। क्या मतलब है? क्वारंटीन का मतलब ये है कि आइसोलेशन में भी हम आइसोलेट ही करते हैं, लेकिन क्वारंटीन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड की बात करें तो उसकी इंक्यूबेशन पीरियड कितनी थी? 14 डेज। तो जिस डिज़ीज़ की जितनी भी इंक्यूबेशन पीरियड हो और उन इंक्यूबेशन पीरियड के बेस पे आप एक बंदे को आइसोलेट करें, इसको हम क्वारंटीन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज़ मेयर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द हेल्दी ट्रैवलर्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एरिया। वो लोग जो हमारे पास इन्फेक्टेड एरिया से ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पर पेशावर में कोई ऐसी डिज़ीज़ हो गई है जो कम्युनिकेबल है। ठीक है, अब कोई बंदा जो है ना वो इस्लामाबाद से पेशावर आ रहा है। ठीक है, जब वो पेशावर आ गया है तो उसको चांस है कि यहाँ पे वो इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, तो जब भी ये वापस जाएगा ना इस्लामाबाद तो इसको क्वारंटीन होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो डिज़ीज़ की इंक्यूबेशन पीरियड है वो ख़त्म हो जाए। क्लियर? अच्छा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फेक्टिंग एजेंट्स। अब हमारे पास उस चीज़ की डिस्ट्रक्शन करना जो इन्फेक्टिंग एजेंट है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है। सो द व्हेन द मटेरियल कंटेनिंग वायरल एंड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिजीज इज डिस्चार्ज फ्रॉम द पेशेंट, इट पोजेसेस ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिजीज टू अदर ससेप्टेबल पर्सन। If this link is broken by some agencies, then the spread of a disease could be controlled. The process by which is called a disinfection। क्या मतलब है? कि वो इन्फेक्टिंग एजेंट्स, फॉर एग्जांपल जो मटेरियल है जिस पे हमारे पास वायरल एंड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लगे हुए हैं और जो पेशेंट जहाँ से वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो उसकी जितने भी कपड़े होते हैं, जितनी भी डिस्चार्ज होती है, जितनी भी मतलब उसकी वो आइटम जो जिसको वो टच कर रहा होता है, जो उसकी सराउंडिंग्स में होते हैं, तो अगर हम उसको डिसइंफेक्ट करें ना, डिसइंफेक्ट और उसको डिस्ट्रॉय करें, तो बहुत हद तक जो है ना हमारे पास क्या हो सकता है? जो हमारे पास जो इन्फेक्टिंग एजेंट है वो ख़त्म हो सकते हैं, उसकी जो स्प्रेड ऑफ ए डिज़ीज़ है वो हमारे पास कम हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। कभी कभार हम क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, वो एक वार्ड में जो है ना पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको कोई इन्फेक्शन हो गई है, तो हाँ वहाँ उसके साथ जो है ना कुछ सामान तो होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि जितने भी सामान वगैरह होते हैं, गैर ज़रूरी सामान, जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है
तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको जो है ना घर लेके जा रहे होते हैं उन सामान को। तो उससे ख़तरा क्या होगा कि उस सामान पे ऑलरेडी जो है ना वायरल एंड पैथोजन लगे हुए हैं। तो अगर घर में उसको कोई जो है ना टच करेगा, कोई जो है ना उसको उसके साथ कांटेक्ट में आएगा, तो उसको भी वो डिज़ीज़ हो सकती है। तो काइंडली उस चीज़ को जो है ना आप अवॉइड करें और उसको जो है ना डिस्ट्रॉय कर लिया करें। क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं लास्ट की तरफ। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्यूट अटैक। सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द हेल्थ ऑफिसर। He must learn to exact date of the onset of the illness, determine the identify the of those person who had contact with the patient during the period of the infectivity. He should also research for the cause of infection. For example, अगर आपके पास कोई एक्यूट अटैक आ गई है, ठीक है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्थ ऑफिसर को तैयार होना पड़ता है कि हमारे पास ऑनसेट ऑफ इलनेस हमारे पास क्या है, ठीक है, और उसको हमने फिर किस तरह से जो है ना आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है कि आपके पास होमवर्क होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी केसेस आएंगे उसकी एग्जैक्ट जो है ना हमारे पास आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी, हम फिर उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, उस इन्फेक्टिविटी को हमारे पास कितने जो है ना पीरियड ऑफ ड्यूरेशन है उसकी, उसको हम किस तरह से जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या काम है, ये हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन जो सोर्सेज होते हैं। और इसमें हम ये भी मालूम करते हैं कि कॉज ऑफ इन्फेक्शन हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल एक अटैक जो है ना वो आ गई है, एक एक्यूट अटैक, तो आपको तो स्टार्ट में पता नहीं होता ना कि हमारे पास मसला क्या है। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ आपने याद रखनी होती है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इम्यूनाइजेशन। सो इट इज़ द पावरफुल मेयर फॉर द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड ऑफ इन्फेक्शन। ये हमारे पास एक ऐसी मेयर है जिसके ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को, और जितने भी इन्फेक्शन हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास हेल्थ एजुकेशन। सो हेल्थ एजुकेशन इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द अटेंडिंग फिजिशियन। अब हेल्थ एजुकेशन में सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो अपने हेल्थ के बारे में एजुकेट करना अपनी ही आपको। क्लियर है। सो इट इज़ द मोस्ट important function of the attending physician. The purpose of the health education is to inform the masses concerning the principles of preventing medicines and public health. Before the new step is taken in the health promotion, it is necessary to inform the public fully for the purpose of the measures and the necessity of the informants. अगर हम यहाँ पे देख ले तो हेल्थ एजुकेशन हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास हेल्थ एजुकेशन इसलिए होना चाहिए कि जो फिजिशियन है वो उसको क्या करे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करे, जितनी भी पब्लिक है उसको इन्फॉर्म करे कि हमारे पास ये जो मेजर्स हम ले रहे हैं ये इसका फ़ायदा ये है, इसका जो है ना इसके नुकसानात ये है अगर आप उसको नहीं लेंगे। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितनी भी प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं एंड पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड है, उसको पहुंचाना किन की तरफ, पब्लिक की तरफ, ये हमारे पास हेल्थ एजुकेशन में आता है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हो गए हैं रिलेटेड टू दी कंट्रोल मेजर्स, कि आपने किस तरह से जो है ना एक डिजीज़ को कंट्रोल करना होता है, एक एपिडेमिक को, पेंडेमिक को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। तो रिसर्च टीम का हमेशा पे यही काम होता है। और अगर आप यहाँ पे देख ले कंट्रोल ग्रुप जो है ना कंट्रोल ऑफ ए डिज़ीज़ में, इसमें भी हमारे पास रिसर्च आती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नई डिज़ीज़ आ गई है तो पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये डिज़ीज़ है क्या चीज़, उसकी कॉज क्या है, हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये भी रिसर्च टीम का काम होता है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना हमारे पास चैप्टर 15 है बायोमेडिकल एथिक्स, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।